Morning, everybody. Now we are continue discuss about the chapter 2 of political science or civics of class 8th. The topic is आइडियल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. इसके पहले क्लिप में मैंने कई बिंदुओं पे डिस्कस किया था. अब नया बिंदु है, इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. तो देखिए, बहुत सीधी बात है, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसके बारे में डिस्कस हुआ था. लॉ इसको फिर डिस्कस करते हैं. ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रिफर्स टू ए गवर्नमेंट चूजन बाय द गवर्नमेंट और बाय द पीपल. दस जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब होता है ऐसी सरकार जो जनता द्वारा चुनी जाए. दस द गवर्नमेंट इज़ आंसरेबल टू पीपल. ऐसी गवर्नमेंट जो है जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, जवाबदेही होती है. एंड ऑल एडल्ट सिटीजन्स हैव राइट टू वोट एंड कंटेस्ट इलेक्शन. इसमें सभी व्यक्ति को अधिकार होता है वो अपने वोट का इस्तेमाल करे और ज़रूरत पड़ने पे कंटेस्ट द इलेक्शन, चुनाव भी लड़े. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ग्रांट्स इक्वलिटी. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो होती है वो सभी को समानता का अवसर देती है, चाहे वो किसी जाति के हों, क्रीड के हों, कास्ट के हों, रिलीजन के हों, वेल्थ के हों. अब है रिपब्लिक को एक्सप्लेन करते हैं. रिपब्लिक मीन्स दैट head of the country of the state not be hereditary head but will be chosen by the people for a particular period. रिपब्लिक मीन्स होता है गणराज्य. गणराज्य का मतलब होता है हेड ऑफ द कंट्री. देखिए, हेड ऑफ द कंट्री कौन है? प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट की पोस्ट जो होती है वो हेरेडिटरी नहीं होती है, वो वंशानुगत नहीं होती है, बल्कि प्रेसिडेंट जो है पर्टिकुलर पीरियड्स के लिए चुने जाते हैं. आफ्टर दैट पीरियड न्यू प्रेसिडेंट में बी इलेक्टेड. तो सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द रिपब्लिक. इन ए रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द हेड मीन्स प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया द प्रेसिडेंट इलेक्टेड फॉर ए 5 ईयर. भारत में जो है प्रेसिडेंट जो चुने जाते हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं. एज ए रिपब्लिक इंडिया आल्सो एम टू सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी टू द ऑल इट्स सिटीजन. भारत एक रिपब्लिक कंट्री है और इसके अलावा भारत का जो मेन लक्ष्य है वो नागरिकों के प्रति सभी को सुरक्षा प्रदान करना, सभी को न्याय प्रदान करना, सभी को स्वतंत्रता प्रदान करना, सभी को समानता प्रदान करना, और सभी लोग फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारे के साथ मिलजुल करके देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को, एकता और अखंडता को मेंटेन करते हैं. इसको बनाए रखना संविधान के द्वारा कहा गया है. नंबर 1 है जस्टिस. जस्टिस मीन्स न्याय. जस्टिस इम्प्लाई दैट द इंडिविजुअल शुड गेट what is due on her or him. It also means to the setting right to the whatever is wrong. Justice means यहाँ पे है, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे किसी समूह से हो, सभी को न्याय पहुँचाना. और अगर किसी के साथ कोई अन्याय होता है तो लोग वो न्यायालय या कोर्ट्स की तरफ मूव कर सकते हैं. लिबर्टी. लिबर्टी मीन्स यहाँ बता रहे हैं कि स्वतंत्रता. एवरी पर्सन्स आर free without any foundation. And you see, in the previous time in our past the untouchability exist, the caste system was exist, so it create a horrible condition. पुराने समय में जाति प्रथा थी, अछूतपन वाली समस्याएं थी, जिससे कि लोग या स्लेव से मतलब जो आप कह सकते हो बंधुआ मजदूरी टाइप की व्यवस्था थी, जिससे लोग जो है लिबरल नहीं थे. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी यानी स्वतंत्रता को मौका मिला, जिससे कि देश में एक नई दिशा आई. इक्वलिटी मीन्स डैट ऑल पीपल आर बॉर्न इक्वल एंड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी. इक्वलिटी मीन्स सभी लोग जो पैदा होते हैं बराबरी से पैदा होते हैं, इसलिए उनको सभी को समाज में या अवसर की समानता मिलेगी. इसको इक्वलिटी के रूप में रखा गया है. फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी मतलब तो फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड. फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड मीन्स होता है कि भाईचारे की भावना. सभी लोग जो भी देश के मतलब जो सिटीजन हैं एक दूसरे के साथ मिलजुल करके फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड को साथ स्पेंड करेंगे अपनी लाइफ को. अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स.
देखिए, फंडामेंटल राइट्स मूलभूत अधिकार जो संविधान द्वारा हमें दिए गए हैं आर इनरिच्ड इन द पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि संविधान के पार्ट थर्ड में इसका जिक्र हुआ है। दे आर जस्टिबल, जो कि न्यायप्रिय है। दिस मीन्स डैट, इसका मतलब ये हुआ, इफ़ दे आर इंटरफियर्ड विथ और वायलेटेड, ए पर्सन कैन मूव ए कोर्ट फॉर्मूला फॉर रेमेडी। अगर किसी के मूलभूत अधिकार बाधित होते हैं तो वह व्यक्ति या संस्था न्यायालय जा सकता है अपने मूलभूत अधिकारों के लिए। करें द फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं हाउएवर आर नॉट एब्सोल्यूट इन केस ऑफ एक्सटर्नल एग्रीगेशन और द इंटरनल थ्रेट्स द फंडामेंटल राइट्स एक्सपेक्ट। देखिए, जो सामान्य दिनों में हमें फंडामेंटल राइट्स को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर देश में इमरजेंसी हो जाए या कोई विदेशी हमला हो जाए तो उस समय वैसी परिस्थितियों में हमारे फंडामेंटल राइट्स को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। दस आवर कॉन्स्टिट्यूशन अटेम्प्ट strike a balance between the individual liberty and social control. Let us read about the 6 fundamental rights. देखिए, जो मूलभूत अधिकार हैं ये मानव या उनकी डेवलपमेंट या सिटीजन्स के विकास में बहुत अहम योगदान करते हैं और फंडामेंटल राइट्स को कोई भी वायलेट नहीं कर सकता, कोई भी उसे ख़त्म नहीं कर सकता। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड जरूर किया जा सकता है। चलिए, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, एक एक डिस्कस करते हैं। राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी मीन्स होता है बराबरी का अधिकार। सभी लोग, चाहे मतलब बिलोंग टू द एनी कास्ट, एनी कल्चर, एनी क्रीड, मेल और फीमेल, ना, आर पीपल्स आर इक्वल इन इंडिया। ये कैसे हैं? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल जो है 14 से 18 के बीच में, द कॉन्स्टिट्यूशन है डिक्लेयर्ड, संविधान ने डिक्लेयर किया है, डेट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, सभी लोग कानून की नज़र में बराबर है। नो वन विल बी डिस्क्रिमिनेटेड, कोई भी के साथ भेदभाव नहीं होगा। अगेंस्ट द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पे, आप कह सकते हो रेस, प्रजाति के आधार पे, इसके अलावा आप कह सकते हो कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे। दिस आल्सो अप्लाइज द मैटर ऑफ द एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट, और भेदभाव ना ही शिक्षा में कोई होगा, ना ही रोजगार के अवसर में कोई होगा, सभी को बराबर का इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। द वीकर एंड बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैव however been given to the certain privileges by the reservation seats in school and colleges, government services and the legislature. इसके बदले जो पिछड़े लोग हैं, जो वीकर सेक्शन से हैं, जो उनके लिए सरकार ने रिजर्वेशन रखा है शिक्षा में, गवर्नमेंट जॉब में। इतना ही नहीं हमारी पार्लियामेंट में भी उनको आरक्षण दिया गया है, स्कूल कॉलेजेस में भी दिया गया है, जैसे कि वो भी समाज में बराबर के स्थान पे आ सके। द स्टेट विल प्रोवाइड ऑल सिटीजन टू द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द, सभी को कानून की नज़र में बराबर का मतलब अधिकार है, लोग कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इस जो राइट टू इक्वलिटी को पाने के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ आल्सो अबॉलिश्ड द अनटचेबिलिटी, हमारी संविधान ने अछूतपन, अनटचेबिलिटी माने अछूतपन जो पुराने समय थे उसको ख़त्म किया है। दिस प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज़ द पनिशेबल ऑफेंस, और अगर आज कोई अनटचेबिलिटी प्रोसेस को करता है तो उसे मतलब जो कानूनी सज़ा मिल सकती है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, अंग्रेज़ों के समय में सर्टेन टाइटल्स लाइक, कुछ मतलब जो टाइटल दिए जाते थे अंग्रेज़ के द्वारा भारतीयों को, उसको ख़त्म कर दिया गया है, जैसे कि राय बहादुर, खान बहादुर, ऐसे बहुत से अवार्डेड थे, क्योंकि ये जो है इक्वलिटी की जो फीलिंग्स थी उसके अगेंस्ट थे। ये कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर लोग को विशेष सम्मान या उनको ऊंचा दर्जा देते थे, उसके लिए ये सब पूरी तरह से मतलब जो है रोक दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। ओनली मिलिट्री रैंक्स एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन वेर रिवॉर्डेड, केवल ये जो रैंक या जो सम्मान है ये आर्मी या शिक्षा में है, जो सोशल जो रैंक्स थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। दूसरा टॉपिक आते हैं राइट टू फ्रीडम, सभी लोग को स्वतंत्रता का अधिकार है। ये संविधान में अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 19 to 22, 19 से 22 के आर्टिकल के बीच में फ्रीडम की बात कही गई है। डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द इंडिविजुअल फ्रीडम, मतलब लोगों की स्वतंत्रता के अभाव में डेमोक्रेसी सक्सेस नहीं हो सकती है।
आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी 6 डिफरेंट फ्रीडम। हमारे संविधान में 6 तरह के स्वतंत्रता की बात कही गई है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर 1, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सभी लोग मतलब जो है अपनी बात या भावनाओं को स्वतंत्रतापूर्वक कह सकते हैं। नंबर 2, असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म। लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। नंबर 3, फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन। लोग अपने संगठन या अपनी संस्था बना सकते हैं। नंबर 4, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत में किसी भी स्थान पर घूमने टहलने जा सकते हैं। नेक्स्ट है रिसाइड इन द सेटल्ड एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। वो भारत में कहीं भी अपने मकान को बना के रह सकते हैं। और लास्ट है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। और वो कोई भी अपना बिजनेस या व्यवसाय चुन सकते हैं, कोई भी इसमें रोक टोक नहीं है। तो ये आपने देखा 6 तरह के जो संविधान में हमें फ्रीडम दिए गए हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। राइट टू द फ्रीडम इंक्लूड्स राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द 6 to 14 ईयर्स। और आपने देखा कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड एलिमेंट्री एजुकेशन जो है कंपलसरी की गई है। भारत सरकार द्वारा निःशुल्क शिक्षा दी जाती है 6 साल से 14 साल के बच्चों को, जिसको एलिमेंट्री एजुकेशन के रूप में कहा गया है, प्राथमिक शिक्षा के रूप में। ये कंपलसरी है, मस्ट है। इसमें लिखा भी हुआ है, वी मस्ट यूज टू द राइट टू द फ्रीडम बाय द कॉशन। फॉर एग्जाम्पल, the right to the assemble does not to mean to the right can be create to the public and disturbance and cause a problem to the other। देखिए जो हमें राइट टू फ्रीडम मिला हुआ है, राइट टू फ्रीडम का मीन्स ये है कि हमारी स्वतंत्रता जो है तभी तक एक्टिव है जब तक कि हमारी स्वतंत्रता से किसी को कोई दिक्कत ना है। अगर मतलब जैसे मान लें हमें जैसे मान लें सेकेंड पॉइंट ले लें, हमें अगर पीसफुल असेंबल एंड विदाउट आर्म, हमें धरना प्रदर्शन का अधिकार है, हमें विरोध करने का अधिकार है, लेकिन वो अगर वायलेंस हो जाएगा तो फिर हमारे राइट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग है। और जैसे सपोज करिए कि हम लोग सेकंड है, हम लोग फ्री हैं टू आवर स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उसका मिसयूज करें। जो हमारे 6 राइट्स दिए गए हैं फ्रीडम के, हम उसके यूज़ में स्वतंत्र तो हैं, लेकिन हमारी कुछ लिमिटेशन हैं, उस लिमिटेशन को हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगला टॉपिक है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरोध में अधिकार। तो इसके तहत आर्टिकल 23-24 में मतलब जो है एबॉलिश बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमंस, जिसमें आदमी का खरीदना और बेचना गैरकानूनी हो गया है। एज वेल एज फॉर्म ऑफ द फोर्स लेबर, जिसे हम लोग बंधुआ मजदूरी कहते हैं। पहले जो है इंसान खरीदे और बेचे जाते थे, तो ये अब इलीगल करार दे दिया गया है। कैसे? आर्टिकल 23 एंड 24 के थ्रू सेलिंग एंड बाइंग मतलब खरीदना और बेचना इंसान को वो इलीगल गैर कानूनी हो गया है। दे आल्सो प्रोहिबिटेड एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14। इतना ही नहीं, 14 साल से कम के बच्चों को व्यवसाय में या उनका जो है उद्योग धंधों में एज ए लेबर के रूप में इस्तेमाल करना, ये भी गैर कानूनी है। और इसे जो है बाल श्रम चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट रखा गया है। नेक्स्ट आते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए मेनी रिलीजन्स आर प्रैक्टिस इंडिया, भारत में कई धर्म और मतलब धार्मिक संस्थाएं हैं। आर्टिकल 25 टू द 28, 25 से 28 आर्टिकल जो है जिसको आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद भी कहते हैं, ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि संविधान के डिफाइन जिसमें वर्णन किया गया है। आवर कंट्री एज सेकुलर, हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज ए नो स्टेट रिलीजन, देश का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सभी भारत के लोग हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट देयर रिलीजन, सभी भारत के लोग स्वतंत्र हैं अपने धार्मिक क्रियाओं को मानने के लिए, अपने धर्म को स्वीकार करने के लिए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार या विस्तार करने के लिए। अगर नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो है बहुत सीधी बात है, कल्चरल सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। पीपल इन आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों को अधिकार दिया बिलोंग टू द डाइवर्स कल्चर एंड स्पीक, जो कि विभिन्न कल्चर के लोग हैं, विभिन्न लैंग्वेज को बोलते हैं।
ईच कम्युनिटी प्रोफेस रिच लिटरेरी आर्टिस्टिक ट्रेडिशन, हर कल्चर का अपना अलग रिचनेस है। आर्टिकल 29 एंड 30 जो हमारे देश के जो अनुच्छेद 29 और 30 के तहत आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट जो कि बतलाता है डैट एवरीवन हैज़ द राइट टू डेवलप द प्रिजर्व देयर कल्चर, सभी लोगों को अपने कल्चर को प्रिजर्व संरक्षित करने का अधिकार है। पीपुल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटी, पीपुल जो डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं, आल्सो हैव राइट, उनको अधिकार है टू इस्टेब्लिश देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो अपने शैक्षिक संस्थानों को खोल सकते हैं। शैक्षिक संस्थान जैसे मान लीजिए कि ईसाई लोग अपने क्रिश्चियन स्कूल खोल लें, मुस्लिम वो अपने मदरसे खोल लें, ये अधिकार उनको उनकी संस्था को खोलने का अधिकार संविधान के थ्रू मिला हुआ है। द गवर्नमेंट आल्सो हेल्प टू द इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल एक्टिविटी डिफरेंट रीजन्स टू द कम्युनिटी, और सरकार जो है मदद करती है, इनकरेज करती है उनके विकास के लिए, कल्चरल एक्टिविटी को प्रमोट करती है वो डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया ना। सरकार उनको ये करने के लिए प्रमोट और उनको आप कह सकते हो कि इनकरेज करती है, कल्चर को प्रिजर्व करती है, एजुकेशनल जो राइट्स हैं उसको प्रमोट करती है। और आते हैं छठा जो हमारा जो है फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो संवैधानिक उपचार के बारे में है, संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 जो है हमारे संविधान में, वो सेफगार्ड आवर फंडामेंटल राइट्स, ये हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स इसको प्रोटेक्ट करता है। बाय द ग्रांटिंग अस टू द राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो कि संवैधानिक उपचार के तहत आता है। इट इज़ पॉसिबल डेट, ऐसा संभव है गवर्नमेंट में और सर्टेन ओकेज़न वायलेटेड आवर फंडामेंटल राइट्स, कभी कभी जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स को सरकार या अन्य संस्थाएं कुछ समय के लिए मतलब जो है नष्ट कर सकती हैं। द राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोटेक्ट द सिटीजन्स अगेंस्ट एनी सच वायलेशन। इस सिटीजन कैन फाइल द लॉसूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट in the High Court and the Supreme Court. These court possess the power to uphold the fundamental rights and the citizen by issuing the writ or order. और अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि सरकार जो है उसके मूलभूत अधिकार को वायलेट कर रही है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो व्यक्ति इस सरकार के अगेंस्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकता है और मतलब न्याय की उम्मीद कर सकता है। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। रेमेडी मीन्स होता है उपचार, कॉन्स्टिट्यूशनल माने संवैधानिक ना। तो अगर कभी कभी सरकारें भी गलत काम करती हैं किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ, तो लोग को उस व्यक्ति या उस संस्था के खिलाफ जो है कोर्ट मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा कर के अपने अधिकार या जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसके लिए लड़ सकते हैं। तो देखा कि हम लोग का ये क्लिप भी यहीं अभी ख़त्म होता है। अगला जो है टॉपिक जो है हम लोग अगले क्लिप में डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स ऑल।